Good morning, everyone. So this is the most important and basic class for that. I wanted to have a PPT जहां पे मैं आप लोगों को बताऊं कि डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि जैट में डिसीजन मेकिंग तकरीबन 40-50 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ। 2008 के आसपास 9, 10, 11, 12 ये जो 4-5 साल है, उस वक्त तक क्वेश्चन जो हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों मिलाकर के आते थे अप टू 2012। 13 के बाद इट हैपेंड सो दैट द क्वेश्चन फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग सेक्शंस वर प्योर डीएम सेक्शंस। आराम से इसको समझिए, क्योंकि आप ये वीडियो यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, और जो बच्चे क्लास में भी मौजूद हैं वो भी एक नोट लिख सकते हैं, अपने दिमाग में लिख सकते हो कि 2008 वाला जब क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं आज की क्लास में, तो आप देखेंगे कि उसमें सेक्शन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, 30-35 क्वेश्चन है, जिसमें से तकरीबन 6 या 7 क्वेश्चन प्योर डीएम के हैं। बाकी क्वेश्चन यू कैन से एनालिटिकल रीजनिंग के हैं, एआर के हैं। अब ये एनालिटिकल रीजनिंग कुड बी एनीथिंग दैट ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये पहले का जमाना है जहां पर एनालिटिकल रीजनिंग के नाम पे मे बी वो डेटा इंटरप्रिटेशन का केसलेट स्पेस कर दे। आई ऑलवेज रिमेंबर वन क्वेश्चन जहां पर आई ऑलवेज रिमेंबर वन क्वेश्चन जहां पर जमशेदपुर से एक ट्रेन चलती है रांची के लिए, और रांची से ऑफिसर को फ्लाइट लेना होता है दिल्ली, और दिल्ली से फिर 1 घंटे का कार ड्राइव है टू हिज ऑफिस इन दिल्ली। उसको मीटिंग अटेंड करना है कल सुबह, जबकि रांची से जो फ्लाइट है वो है आज दोपहर को। और फिर जमशेदपुर से एक डायरेक्ट ट्रेन है दिल्ली के लिए जो 18 घंटे लेती है। इसको इस तरह के क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में आए हैं, ठीक है। ये बात मैं कर रहा हूं अप टू 2012, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होता था। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन 2008 के अंदर देखा कि उसमें उस क्वेश्चन का, जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, और जब उसको मैं एंड पे ले गया, यानी कि जब उसका सोल्यूशन देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें लिखा हुआ है डेटा इनसफिशिएंट, यानी कि डेटा जो है पूरा नहीं दिया हुआ। तो ये चीजें 2012 तक थी। 2013 के बाद आपको प्योर डिसीजन मेकिंग सेक्शन आ गया। नाउ तो जब प्योर डिसीजन मेकिंग सेक्शन आ गया, ये बात कब की है? 2013 से स्टार्ट हुआ। अब इस बात को गौर से समझिए कि इस सेक्शन को मास्टर करने के लिए एक इंसान के अंदर क्या क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो है उसका रीडिंग स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूट्यूब के अंदर किसी भी वीडियोस में डिस्कस नहीं होता है। यूट्यूब के अंदर आप जितने भी वीडियोस देखेंगे, ओके, मेरी आवाज सही से आ रही है बच्चों? हाँ सर। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि एक ऐसी चीज जो मैं, चूंकि जब से मैंने ये प्रॉमिस किया प्रतीक्षा से कि डिसीजन मेकिंग क्लास होगी, तब से मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बिकॉज अ टीचर नीड्स टू प्रिपेयर बिफोर ही प्रेजेंट्स एनीथिंग। तो देखा मैंने कहीं पे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने जैट कम से कम 10 टाइम्स दिया है 2008 से लेकर के 2022 तक। तो उसके बीच में बहुत गैप भी रहा, बहुत साल दिया भी है। सबसे जरूरी जो डिसीजन मेकिंग में काम आ रहा था वो था रीडिंग स्पीड। यानी आप जो है रीड ही नहीं कर पाएंगे पैसेज, या पढ़ पाएंगे तो यू आर टेकिंग टाइम ना। यू गाइस डिसाइड, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में, आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या ये जरूरी फैक्टर नहीं है। आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिफोर योर लॉजिकल कम्स इनटू पिक्चर, बिफोर योर एनालिटिकल रीजनिंग कम्स इनटू पिक्चर, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका 100% एक्यूरेसी है, लेकिन जितना टाइम में आपको 11-12 क्वेश्चन सॉल्व करना था, स्कोर करना था, उतने टाइम में आप 5 क्वेश्चन कर पाए हो। सो व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट इज द अल्टीमेट पॉइंट? तो रीडिंग स्पीड को हाई रखते हुए हमें एक्यूरेसी दिखाना होगा। समझ में आई बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से रीडिंग स्पीड है। यहां तक कि मैं बैठ करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जोड़ रहा था, और इसके ऊपर मैंने एक पीपीटी बनाया, फिर मैं सोचा कि आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जोड़ा था कि हर साल जैट में कितने वर्ड्स के
पैसेजेस आ रहे हैं टोटल डिसीजन मेकिंग सेक्शन में और कितना हमें वक्त मिल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप एक बात याद रखें कि डिसीजन मेकिंग में आपको कम से कम 11 स्कोर करना है इफ यू वांट अ एक्सएलआई कॉल। One of my students in Time Jamshedpur, she was also an associate professor in XLRI. The year was 2014. एंड शी टोल्ड मी कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ रहता है कि जिन बच्चों का तीनों सेक्शन में 11 आ जाए उसको कॉल दे दो। जितने भी यूट्यूब में वीडियोस हैं, जितना भी दुनिया आपसे बात कहती है, वो कितनी सच कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, पर इस बच्ची ने मुझे ये कहा था कि जिसका भी तीनों सेक्शन में 11 आ जाए उससे एक्सट्रा कॉल दे देगा। अज्यूमिंग हर टू बी 100% जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, मैं ये क्लेम कर रहा हूं इस वीडियो में कि डिसीजन मेकिंग में वन शुड टारगेट टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस। When you attempt 15 questions and you get like 2-3 wrong, you will end up with 11 score. So your target should be to attempt 15 questions in around 50-55 minutes. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे सामने जो आ रही है वो है रीडिंग स्पीड। ठीक है। दूसरा जो मुझे लगता है एज ए क्वांट फैकल्टी, क्योंकि मैं क्वांट का फैकल्टी हूं, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड। ये चीज क्या है, ये चीज आपको समझाना मुश्किल है, फिर से इसका जिक्र किसी वीडियो में नहीं है। आप जब एक टेबल पढ़ रहे हो, एक कहानी पढ़ रहे हो, छगन लाल की कहानी, बहुजन लाल की कहानी, है ना, सीमा की कहानी, मयंक की कहानी, डिसीजन मेकिंग में, तो बातों के दरमियान, कहानी के दरमियान बहुत से डेटा दिया रहेगा आपको। जब एक बंदा जो आईएम में जाने वाला है, एक्सएलआई में जिसका सिलेक्शन होने वाला है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी कि व्हाइल रीडिंग द पैसेजेस ही इज प्रोसेसिंग द डेटा इन द ब्रेन के अंदर उसकी कहानी चल रही है। पैसेज में लिखा हुआ है कि भैया ये वाला इन्वेस्टमेंट करने पे इतना प्रॉफिट आएगा, वो वाला इन्वेस्टमेंट करने पे इतना प्रॉफिट आएगा। तो एक मासूम बच्चा उसको पढ़ रहा है कहानी की तरह, तुम लोग पढ़ोगे कहानी की तरह, लेकिन जो बच्चा एक्सएलआई में जाने वाला है वो कहानी तो पढ़ ही रहा है, साथ साथ उसके दिमाग में जा रहा है कि इधर 12% का रिटर्न होगा, उधर 10% का रिटर्न होगा, लेकिन वो सेमी एनुअली उसमें कंपाउंडिंग लगी हुई है। तो ही इज वेरी गुड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कैलकुलेशन भी साथ साथ चलेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं डिसीजन मेकिंग में जहां कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड भी उसकी फास्ट है और वो उस चीज को प्रोसेस करता हुआ चल रहा है। और थर्ड में आ जाता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये तो तब आएगा जब कहानी समझ में आएगी। एक क्वेश्चन को अभी टीचर पढ़े, अभी हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे 2008 का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी कहानी को समझ लेंगे तो आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। लेकिन एग्जाम में तुम इस माहौल में, इस कंफर्ट जोन में रहोगे ही नहीं, उसके बारे में सोचना है। तो आइए देखिए कैसे हम लोग डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। मैं एक और छोटी सी बात कह दूं बिफोर गोइंग टू माय स्लाइड। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा विकास दिव्य कीर्ति सर का। ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है यूट्यूब पे। ठीक है, इनका एक आईएएस का दृष्टि आईएएस बोल के कोचिंग चलती है और इन्होंने अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें सबसे पहले वीडियो जो उन्होंने डाली है वो ये डाली है कि डिसीजन कैसे लें, दैट हैड नथिंग टू डू विद डिसीजन मेकिंग सेक्शन इन दैट। लेकिन टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, अगर ना मिले मुझे बोलना, मैं भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है, उस वीडियो में नॉर्मली वो बता रहे डिसीजन कैसे लिया जाए और वो बहुत जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि उनकी हर बात से मैं अग्री कर रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जैसे मैं बोल रहा हूं बच्चों को कि ऐसा करे ऐसा करे। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप डिसीजन लें, सबसे पहले, चूंकि वो हिंदी में वीडियो है, उन्होंने कहा सबसे पहले आप निष्पक्ष हो जाएं। निष्पक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? वाइल वॉचिंग दी दिस वीडियो, आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो बच्चे अभी क्लास में प्रेजेंट हैं वो जूम लिंक को अपने दोस्तों में एक बार भेज दें या स्टेटस पे लगा लें, क्योंकि अभी भी जो बच्चा ज्वाइन करेगा हाँ बेटा, अनबायस्ड, अनबायस्ड, निष्पक्ष हो जाना। अनबायस्ड कैसे होगा कोई आदमी? अनबायस्ड कैसे होएगी? तबरेज सर की थ्योरी कहती है कि नन ऑफ अस कैन बी अनबायस्ड, इम्पार्शियल, परफेक्टली, एकदम 100%। मेरे पास का रीजन है क्यों अनबायस्ड होना बहुत ही मुश्किल है। हम मैंने मैंने मेरे पास एक फॉर्मूला है कि आप टॉपिक से डिटैच हो जाएं,
अनबायस्ड होना बहुत ही मुश्किल है, मैं बता रहा हूं, बहुत मुश्किल है। आप एज ए किड, एज ए स्टूडेंट अभी आपको लगेगा कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन व्हेन यू रीच माई एज, व्हेन यू मैच्योर एनफ, यू विल फील व्हाट आई वाज सेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज करेक्ट। क्योंकि आप एक माहौल में पैदा होते हैं, एक जगह पे पैदा होते हैं, एक धर्म के अंदर पैदा होते हैं, एक जात के अंदर पैदा होते हैं, एक सिस्टम में पैदा होते हैं, फिर आप ग्रो होते हैं। तो आपने उन सब लोगों को अपने आसपास देखा है और आपके अंदर एक एम्पैथी डेवलप हो जाती है। जानवर में होती है, पशु पक्षी में होती है, तो इंसानों में क्यों नहीं होगी? अब वो जब एम्पैथी जब डेवलप हो जाती है, तो तबरेज सर ये कह रहे हैं, जो विकास दिव्यकीर्ति सर ने उस पर साबित किया, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उसको फील कर रहा हूं कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, ये तबरेज सर कह रहे हैं और बड़े बड़े फिलोसफर कह चुके हैं, बड़े बड़े कह चुके हैं, और मेरा भी ये मानना है, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इंसान पहले जजमेंट सुनाता है, बाद में फैक्ट गैदर करता है। लेट मी रिपीट दिस, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, मान लो कोई मुद्दा चल रहा है जमाने में, हिजाब का मुद्दा, ठीक है, कोई भी मुद्दा हो, या कोई मुद्दा चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर टेंपल में किसी फीमेल की एंट्री थी या नहीं थी, बीच में एक आर्गुमेंट चल रहा था, फीमेल एंट्री इन वन ऑफ द टेंपल्स, ठीक है, मॉस्क के अंदर क्या होता है नहीं होता है, मैं, ठीक है, सब सोशल इश्यूज हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ऑनेस्टली। मुझे इंटरेस्ट क्या है, क्या आप अपने आप को उस टॉपिक से डिटैच कर सकेंगे? क्योंकि इम्पार्शियल रहना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे अगर हिजाब बैन वर्ड कोई एक मुस्लिम लड़का या लड़की सुनता है, जैसे सुनता है, फर्स्ट ही बिकम्स जजमेंटल कि यार ये हमें एम्बैरेस किया जा रहा है, यार ये हमें परेशान किया जा रहा है, यार somebody is poking at us, यार गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू अदर देन पोकिंग अस। जो मुस्लिम इंसान सुन रहा है, जो नॉन मुस्लिम इंसान सुन रहा है, उसके अंदर पहले थोड़ा सा फ्रैक्शन आ जा रहा है कि भाई आप क्लास में जा रहे हो, आप किसी स्कूल में जा रहे हो, स्कूल का एक यूनिफॉर्म है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप स्कूल में क्यों जा रहे हो? करेक्ट है? तो अब चूंकि हम पहले से ही पक्षपाती हो जाते हैं, हम पहले से ही पार्शियल हो जाते हैं, पहले से ही बायस हो जाते हैं, पहले से ही जजमेंट हो जाता है। अब जजमेंट के हिसाब से वी स्टार्ट कोरोबोरेटिंग द फैक्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तबरेज सर की फीलिंग थी, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति सर के वीडियो में उन्होंने बहुत सारे फिलोसफर का नाम बताया जो यही बात कह रहा है कि किसी भी चीज को, मौसम ठंडा है कि गर्म है, इसका जवाब जो मुझे मिलने वाला है वो सबसे पहले ब्रेन में जजमेंट की तरह एंटर करता है, देन वी स्टार्ट कोरोबोरेटिंग द फैक्ट। उसके बाद ह्यूमन माइंड जो है उसके ऊपर फैक्ट जोड़ रहा होता है। उसके बाद किसी इंसान को देखी, पहले जजमेंटल हो गई, देखते के साथ पहले जजमेंटल हो गया दिमाग, अच्छा लग गया, उसकी क्लास पसंद आ गई, नाउ यू विल ट्राई टू डिफेंड हिम। अब कोई स्टूडेंट कह रहा है कि तबरेज सर ने सही से नहीं पढ़ाया क्लास में आज, अरे भाई आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज वो सफर करके सही से नहीं आए थे, अरे वो अमूमन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो यू विल स्टार्ट डिफेंडिंग दैट पर्सन जिसके लिए आप जजमेंटल हो चुके हो। इधर वे जजमेंटल होने का मतलब किसी का नेगेटिव इंप्रेशन नहीं, किसी का पॉजिटिव इंप्रेशन भी जजमेंटल होना है। तो मैंने सोचा एक बात, क्यों ना हम लोग जैड के डिसीजन मेकिंग में किसी टॉपिक को डिटैच होकर करें, अपने आप को डिटैच करें। मान लो कोई ऐसा मुद्दा है, क्योंकि अभी हम लोग सीमा वाला क्वेश्चन जब करेंगे तो वो फीमेल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक मेल बंदा का अलग आंसर आएगा, एक फीमेल का अलग आंसर आएगा, और बड़ा मजा आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो एथिक्स और मोरल बेस्ड है, एथिक्स और मोरल बेस्ड है, ठीक है, पर मैं तो बड़ा हैरान हूं, हमारे प्यारे और मासूम बच्चों को इन दोनों का फर्क ही नहीं पता है। मेरे प्रीवियस लास्ट ईयर में जब XGMT का इमोशनल क्वेश्चन का वीडियो करके रखा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने इन दोनों का डिफरेंस जो है डिस्कस किया कि एथिक्स क्या है और मोरालिटी क्या है। बस अभी समझाने के लिए आप समझ लो कि मोरालिटी जो है वो इंडिविजुअल के लिए है, एक इंसान की अपनी मोरालिटी है, अपनी, और एथिक्स जो है वो सोसाइटी के हिसाब से होती है, ठीक है, जिसको सोसाइटी नॉर्म्स आप कह सकते हो, ठीक है, सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से होती है। तो मे भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अनएथिकल हों, लेकिन आपकी मोरल, आपका अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अपनी वैल्यूज जो हैं, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, वो उसको जस्टिफाई कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन में वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। जैड के डिसीजन मेकिंग में एक बार एक सेट आया, शायद वो 2014 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो पूरा का पूरा मोरालिटी और एथिक्स पे ही डिस्कस किया। वो बहुत ही डिफिकल्ट सेट है, लेकिन उसको हम लोग आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जितने भी आप डिसीजन मेकिंग की क्लासेस अटेंड करेंगे, जितने भी आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, सब यही कहेगा, सब आपको ऐसे समझाएगा
कि एक्सेल राय ने ये पेपर बनाना है। आवाज सही से आ रही है बच्चों? बच्चों आवाज हाँ सही से आ रही सर। है? ठीक है। एक्सेल राय ने ये पेपर बनाना है। एक्सेल राय है किसका? किसका है? कहां पे है ये? जमशेदपुर में। देखो एकदम क्लियर कट बता रहा हूं तुम्हें, जमशेदपुर में एक्सेल राय। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। आराम समझो। जमशेदपुर किस चीज के लिए फेमस है? टाटा स्टील के लिए फेमस है। उसको किसने स्टैब्लिश किया? जमशेद जी टाटा ने किया। ठीक है, 3 मार्च को उनका डेट ऑफ बर्थ है। अब यहां समझने वाली बात क्या है? टाटा पूरी दुनिया में किस चीज के लिए फेमस है? बच्चों आंसर करो। टाटा को हम लोग किस चीज के लिए जानते हैं? क्या उसके अंदर यूनिक है जो बाकियों के बारे में सुनने को नहीं मिलता? टाटा किस चीज के लिए फेमस है? अपने किस बिहेवियर के लिए फेमस है? हंशिका, प्रतीक्षा, सुदेश, अनीश। सर अपने एथिक्स के लिए। एथिक्स, जिस तुमने जो एथिक्स कहा, और कोई अच्छा वर्ड बताओ, और बोलो, और कोई वर्ड सोचो। टाटा अभी बिस्लेरी कंपनी की है 7,000 करोड़ रुपए में, है ना? उसको बहुत सारे कंपनीज ने ऑफर दिया, लेकिन उस टाटा नहीं बेचा। ठीक है, अपने, क्योंकि सबको पता है कि टाटा ना एक सोसाइटी को लेके चलता है। और मैंने अच्छा। जमशेद जी टाटा की किताब पढ़ी थी। आपने वो अजमल कसब वाला 2008 वाला अटैक आपको याद होगा, ताज होटल पे, ठीक है, जो टाटा का ही है। उसके बाद हमें एक ईमेल आया जिसमें बताया गया था कि उन्होंने जो लोग उसमें मर गए थे या इंजर हुए थे उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी, फॉर जनरेशन चलने वाली फैसिलिटी दी रतन टाटा ने। तो जब रतन टाटा जमशेदपुर में एक इंस्टीट्यूट खोल रहा है एक्सेल राय, जो उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, उनके मैनेजर्स की ट्रेनिंग भी यही होती है, एक्सेल राय नहीं होती। तो बेसिकली 20 स्कूल नहीं था पहले, पहले ट्रेनिंग सेंटर था टाटा का। तो ये लोग ना आपको यही सिखाने वाले हैं एक्सराई के अंदर, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। कहीं केमिकल फैक्ट्री से उसके पीछे से गंदे नाले, गंदा जो है केमिकल का जो है प्रोड्यूस कर रहा है, जो नाले में बह रहा है, और उससे जो है आगे जाके वो जमशेदपुर के पास बहती हुई कोई स्वर्ण रेखा नदी है, उसमें जाकर के वो गंदगी पैदा कर रही है और एक्वेरियन लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है। तो सीधा बोले भैया उसको बंद करो फैक्ट्री को, और फिर उस पैसेज में बहुत प्रॉफिट दिखाएगा कि उससे बहुत सारे गरीब लोगों के घर में खाना पहुंच रहा है। केमिकल फैक्ट्री जो है उसके मजदूर 2,000 है, 2,000 लोगों ने झुग्गी बना रखी है, एक स्लम बना रखा है, और उस स्लम में बहुत सारे गरीब लोगों को खाना पहुंच रहा है, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री जो है इसमें वो मजदूर काम करते हैं, और चूंकि उनके डेली वेजेस 500 होने चाहिए, बट दिस केमिकल फैक्ट्री इज पेइंग देम मोर देन 500 पर डे, और उनके लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए। लेकिन पीछे जो है केमिकल कंपनी जो है वो पीछे से गंदे नाले से कुछ ऐसा केमिकल निकाल रही है जो मछलियों को मार रही है और डीस्टेबलाइज कर रही है वाटर लाइफ को। तो एक झटके में आपसे उम्मीद करेगा कि आंसर नो, दिस शुड नॉट कंटिन्यू। तो इस बात को बहुत आपको समझना है। बहुत सारे वीडियोस में एक वीडियो मैंने देखा कि एक आदमी, एक प्रोफेसर कहता है कि थिंक लाइक अ बैटमैन। क्लास में लड़के ज्यादा नहीं है, ठीक है, वरना उनको समझ में आता क्या मैं बोल रहा हूँ। थिंक लाइक बैटमैन, वो लोग बहुत बड़े फैन है बैटमैन के, ठीक है। बोला किसी भी सिचुएशन में आप बैटमैन बन के सोचो, आपका आंसर हो जाएगा। मुझे अब बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आप बैटमैन बन के सोचो, आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि बैटमैन हर सिचुएशन में कोशिश करता है कि चाहे कोई मुझे गोली चला रहा हो, मुझे मार रहा हो, मैं उससे बचूं और मैं वापस में रिटेलिएट करने से भी बचूं। तो ये चीज हमें समझनी है कि हम लोग एक ऐसे एग्जाम को दे रहे हैं। ऐसे आप सोचेंगे जमशेद जी टाटा, जमशेदपुर, एक्सेल राय, जैड पेपर, डिसीजन मेकिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं वहां क्यों बैठा हुआ हूं। ठीक है, नाउ 10 मिनट और मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर्स एंड द स्टेक, ये समझना बेहद जरूरी है। आपको ये देखना है कि किसी भी कहानी में स्टेक होल्डर्स कौन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं डिसीजन मेकिंग के, उसमें अमूमन जनरली एक सुपरवाइजर होता है, एक वर्कर होता है। वर्कर नाइट शिफ्ट काम करके आएगा, सुबह सुबह आके वो सुपरवाइजर को क्लेम करेगा कि भाई मैं रात में रहता हूं, आप मेरा वेतन नहीं दे रहे हो, आप सुबह आते हो, मैं रात में आता हूं, मेरा नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, आपसे मुलाकात होती नहीं है,
मैं रात भर जगा हुआ हूं, अभी आपका वेट कर रहा हूं, आप ऑफिस भी लेट आए, सुपरवाइजर गुस्से में आके उसे एक झाप मार देगा। आपको पहचानना होगा स्टेक होल्डर्स कौन कौन है और स्टेक पे क्या है, व्हाट इज एट द स्टेक, बात किसकी चल रही है, दैट शुड बी एट द कोर ऑफ द इशू। ठीक है, तो अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको ये बात समझ में आएगी, और हर क्वेश्चन में मैं ये जिक्र करूंगा स्टेक होल्डर कौन है, स्टेक होल्डर कौन है, क्या स्टेक पे है। दूसरा, इस पे हमने जिक्र कर लिया कि रिजॉल्व एथिकल और मोरल इश्यूज। अपने जैसे मान लीजिए मैं बहुत ही अजीब सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी कोई आदमी, हाँ मान लीजिए कोई आदमी किसी शराब की दुकान पे काम करता है, शराब की दुकान पे रिटेल शॉप है, ठीक है, उस पर काम करने चला गया, वो वहां से उसका जो है रोजगार जनरेट हो रहा है। या ऐसे फैक्ट्री का मैनेजर है जहां वाइन बनता है, किंगफिशर में काम करता है वो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो आदमी जो है वो मुस्लिम है, मुस्लिम होने के बावजूद जो है वो इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। मुस्लिम लोगों के लिए ड्रिंक करना वाइन या कुछ भी अल्कोहल हराम है, यानी बैंड है, करेक्ट है। तो अब ये बंदा जब वहां जाके काम कर रहा है ना, अभी ये कंपनी को लेक्चर नहीं मार सकता, अभी ये कंपनी को लेक्चर नहीं मार सकता कि भैया आप जो है एथिकल नहीं हो, आपके अंदर मोराल नहीं है, हमारी किताब में ऐसा लिखा है वैसा लिखा, नहीं मार सकते, क्योंकि आप खुद गए हो वहां काम करने के लिए। तो एक बार आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो बाय लुकिंग एट ऑल दी पर्सपेक्टिव, अब वो कंपनी मान लो मेट्रो की कंपनी है, वो मेट्रो रेल बिछा रही है इंडिया में, 1000 किलोमीटर का उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आप जो है एक हाई पोस्ट पे इंजीनियर बन के मैनेजर बन के उस कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया। जब आपने ज्वाइन कर लिया तो अब आप लेक्चर नहीं मार सकते हो कि ये मेट्रो लाइन जो बिछ रहा है 1000 किलोमीटर का, इसमें 40,000 पेड़ कटने वाले हैं। बात को समझिए, इसीलिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा है मैंने, रिजॉल्व एथिकल और मोरल इश्यूज। आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए और आप टॉपिक से बिल्कुल डिटैच हो जाइए, पहले तो डिटैच हो जाइए, उसके बाद आप सोचिए। ठीक है, रिमूव पर्सनल बायसेस, ये तो आपको करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर गेम आ जाएगा मेल वर्सेस फीमेल का, हर एक क्वेश्चन में ये सेंटीमेंट्स को उठाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं उठाते, पर मेल वर्सेस फीमेल उठाते हैं, ब्राह्मण वर्सेस दलित उठाते हैं। ठीक है, ये इश्यूज वो उठाएंगे। आप जिस भी पर्सपेक्टिव पे होंगे ना, आपको गुस्सा आएगा। एक क्वेश्चन में दिखाएगा कि कैसे एक ब्राह्मण ने मंदिर के अंदर किसी बच्चे को एंट्री नहीं दी। नाउ अगर आप दलित कैटेगरी से हैं तो आप पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी को के बारे बुरा सोचना शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप कहेंगे कि भैया ये तो उसकी गलती है ना, पर्सनल। हर एक मामले में तो यही हो रहा है। मैं आपको समझाता हूं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी और डिसीजन मेकिंग के लिए भी। ये पॉइंट आप समझ लीजिए, जनरल टू स्पेसिफिक, और इससे ना लाइफ के भी बहुत सारे उलझने सुलझ जाएंगी। स्पेसिफिक टू जनरल, व्हाट इज दिस, ये क्या कैटेगरी है इसको समझना होगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई एक ब्राह्मण से गलती हो जाए, या वो बदमाश आदमी ही है, मान लीजिए वो जुल्म कर रहा है, मान लीजिए, तो एक ब्राह्मण सोचेगा, वो ब्राह्मण उसको नाम से बुलाएगा, नाम से, कि उसने ये गलती करी, उस बंदे का नाम XYZ है, तो वो कहेगा XYZ इज अ क्रिमिनल, वो एक गलती कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण कम्युनिटी से जो लोग मान लो ऑपरेस्ड हुए हैं, वो लोग कहेंगे कि ये लोग ऐसे ही हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, विच इज रॉन्ग। आराम से बात समझो। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो ओसामा बिन लादेन का। ठीक है, नाउ इसके ऊपर देखने के दो पर्सपेक्टिव हैं। मुस्लिम वर्ल्ड इसको क्या देखेगा, कैसे देखेगा, नॉन मुस्लिम वर्ल्ड इसको कैसे देखेगा। नॉन मुस्लिम वर्ल्ड बोलेगा ओसामा बिन लादेन, इन लोगों के मैक्सिमम लोग टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड बोलेगा दिस पर्सन इज लाइक अ टेररिस्ट, ये क्रिमिनल है। वो स्पेसिफिक हो जाएगा, वो एक इंसान को उसके नाम से बुलाएगा क्योंकि वो उसकी बिरादरी का है। लेकिन जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं वो पूरा का पूरा जनरलाइज कर देंगे, उसके ब्रेन में जो डेटा जाएगा वो पूरा स्पेसिफिक टू जनरल कर देगा। वो बोलेगा वो पूरा जो है वो पूरी बिरादरी ऐसी है,
वो समाज ही ऐसा है, वो जात ही ऐसा है, वो धर्म ही ऐसा है। इनके किताब में कुछ लिखा हुआ है ना, हर कोई ऐसा कर रहा है, हर कोई ऐसा कर रहा है, हर जगह ये हो रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये चीज हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग में भी सीखते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक हमें नहीं आना है, हमें देखना है उस चीज को, समझना है उस चीज को, ठीक है। और हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो उसमें काम आएगी। और ये मैंने लिखा है कि जैट में इस बार हम लोगों को कम से कम 40 सेट्स ऑफ डीएम क्वेश्चन करके जाना है। वैसे तो जितने सेट करके जाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। तुम लोगों को अपने तरफ से कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस? आप लोग का अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन है अब तक? नहीं सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैट 2008 का पेपर निकालिए और उसमें जहां पे सीमा वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। तो जैट 2008 का जब आप डिसीजन मेकिंग सेक्शन में जाएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। नाउ माय पॉइंट इज, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप आराम से, चूंकि आप यूट्यूब में देख रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं लाइफ में, तो आप इस वीडियो को देखना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर में जाएंगे तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू एंटरटेन योरसेल्फ, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट के लिए कोई और चैनल यूट्यूब का, ठीक है। तो यहां पर देखिए सवाल ये उठता है कि, चूंकि मुझे क्वेश्चन याद है, सीमा एक फाइनेंस मैनेजर है एमएनसी में, और उसको एक महसूस होता है कि वर्क प्लेस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो दो होता है कि मेल करे फीमेल पे जुल्म या फीमेल करे मर्दों पे जुल्म। लेकिन सोसाइटी का जो नॉर्म है, आज का जो जमाना है, उसमें जैसे ही जुल्म वर्ड आएगा हम ये अज्यूम कर लेंगे कि किसी लड़के ने लड़की पे ही जुल्म किया होगा। So, though the meaning of gender discrimination in English means discrimination because of the other's gender, right? But here it means that Seema is a female here. You need to assume that. ठीक है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, जर्मनी के लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि सीमा कौन है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है, felt that gender discrimination at workplace hampered her career growth. देखो यहाँ हर वर्ड का इस्तेमाल किया। सो नाउ क्लियर, सीमा एक लड़की है, फाइनेंस मैनेजर है एमएनसी में, और उसको महसूस होता है कि जेंडर की वजह से, लड़का और लड़की के बीच में, ये फेल्ट वर्ड लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा होता ही है। फ्रस्ट्रेटेड, जॉब छोड़ दिया, नई कंपनी शुरू करी। जब नई कंपनी शुरू करी, सीमा डिसाइडेड दैट शी वुड हैव इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है उससे, कि उसने ये फैसला कर लिया कि मेल और फीमेल बराबर में रहेंगे, जबकि असलियत में ये फैसला हमें नहीं करना चाहिए। विकास दिव्य कीर्ति सर के उस वीडियो में वो एक बात बहुत अच्छा कह रहे थे कि मां जो होती है वो अपने बच्चे का हर हाल में सपोर्ट करती है। अगर दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाए स्कूल में, तो किसी बच्चे की मां जो है वो दूसरे बच्चे को ही गलत समझती है। लेकिन पिता के सामने जो फादर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे बेटी गलती होगी, और कभी कभी अपने बच्चे की गलती ना होने के बाद भी वो अपने बच्चे को डांटते हैं और मारते हैं, जस्ट टू प्रूव दैट ही इज फेयर एंड जस्ट। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शायद मैं ये करता हूं। तो जब भी दो पार्टीज में लड़ाई होता है तो मैं सोचूंगा कि मैं फेयर हूं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ वाले को, चाहे वो मेरे गांव का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो मेरे धर्म का हो, चाहे वो मेरे जात का हो, चाहे वो मेरे फैमिली का हो, मैं इनको अगेंस्ट करके सामने वाले को थोड़ा सा ज्यादा वो करूंगा, ठीक है। तो वो चीज यहां पर देखो, उसने बराबरी का मामला रखा है मेल और फीमेल का। Over the last 6 years, Seema emerged as a very successful entrepreneur and expanded her business to 8 locations in the country. However, Seema recently started facing an ethical dilemma because she realized that female employees were not willing to travel across cities. अच्छा, अब उसको एक चीज समझ में आ रही, जब वो खुद मालिक बन गई, तब उसको बात समझ में आ रही कि अच्छा, औरतें जो है वो दे आर नॉट विलिंग टू ट्रैवल अक्रॉस द सिटीज, ठीक है। अब जो रेस्ट्रिक्शन, लाइफ की जो रियलिटी है, वो अब दैट इज गेटिंग डाउन। मेल एम्प्लॉइज डिड नॉट हेसिटेट अंडरटेकिंग सच वर्क। ऐसा काम करने से मर्दों को कोई एतराज नहीं था। सीमा स्टार्टेड टू फील द प्रेशर ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज।
अब उसके अंदर एक प्रेशर आ गया कि फीमेल एम्प्लॉयज को कम किया जाए, क्योंकि मर्द जो है वो एकदम बाहर जाने को तैयार है, उनको तो घर से बाहर भेज दो, इससे बड़ा उनको उनको और क्या बेनिफिट तुम दोगे, है ना। ऑन द अदर हैंड, शी इज अवेयर that equal representation was one of the strongest reason for her to have founded the company. करेक्ट है, उसको अपना वो कसम भी याद आ रहा है कंपनी शुरू करने से पहले. What should she do as a क्या वर्ड है ये, कोई पढ़ सकता है? एंटरप्रेन्योर. और उसके पहले कॉन्सेंसस. यस. इसका मतलब मुझे पता है, कॉन्शियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि धर्म उन्हें चाहिए जो पाप करता है. मैंने सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म उनको चाहिए जो पाप करते, जो पापी हैं. हम तो अच्छे काम करने वाले हैं, हमारे पास वो कॉमन सेंस है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, हमें धर्म की जरूरत नहीं है. खैर, उसकी बातों पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन अभी कह रहा है कि व्हाट शुड शी डू एज अ कॉन्शियस फीमेल एंटरप्रेन्योर. यहां पे देखो किस वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसको मैं बोलूंगा ये की वर्ड है. मैंने आपसे कहा था व्हाट इज एट स्टेक एंड हु आर द स्टेक होल्डर्स. यहां पे कोई उससे कंप्लेन नहीं कर रहा है. यहां पे स्टेक होल्डर सिर्फ सीमा है और उसका अपना पास्ट है. स्टेक में क्या है? स्टेक में है उसका ये फैसला कि इक्वल प्रोपोर्शन में मेल फीमेल हो. ये उसने जो अपने आप से वादा किया था वो स्टेक में. और क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढा एंटरप्रेन्योर. यहां पे नहीं कह रहा है कि व्हाट शुड शी डू एज अ कॉन्सेंसस फीमेल सोशल वर्कर, बिजनेस विमेन. एंटरप्रेन्योर कह रहा है, ठीक है. तो उसके एंटरप्रेन्योर स्किल को हमें समझना होगा. सबसे गंदा ऑप्शंस ये दोनों है. फिर से याद करो, जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर, टाटा कंपनी, एक्सेलराइज, एथिक्स. ये यहां पे देखो क्या कर रहा है, लेट द स्टेटस क्वो कंटिन्यू. जो हो रहा है होने दो. एक्सट्रीम फैसला है ये, एक्सट्रीम. एक आदमी वो होता है जो किसी सिचुएशन पे रिएक्ट कर देता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, उछल जाता है. मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं. बैंगलोर के किसी एक होटल में आग लग गई थी. औरतें थी वहां, ज्यादा फीमेल थी, और वो रूफ टॉप पे होटल था. जब होटल के किचन में आग लगी है तो 7 वुमेन रश्ड inside the toilet and locked themselves inside. वो लोग टॉयलेट में जाके और बंद हो गई बिना ये सोचे. किचन में आग लगी थी, जाने का रास्ता था, बाहर भागने का रास्ता था. कुछ लोग पैनिक करके होटल की छत से कूद गए. जो लोग इत्मीनान से नीचे उतरे थे वो बच गए थे. तो एक होता है, एक ऐसी बिरादरी, एक ऐसे जात के लोग होते हैं जो सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करते हैं. उनके माइंड में कुछ नहीं आता, वो सोचते ही नहीं है. लेकिन एक बिरादरी ऐसी होती है मर्दों की, जो कोई सिचुएशन आता है कंबल ओढ़ के सो जाते हैं. ये दोनों सिचुएशन एक्सट्रीम है. व्हाट यू नीड टू लर्न इज टू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत आ गया, आप उसको जो है रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे. आप वक्त लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और फिर जो है उसका जवाब अपने ब्रेन में तैयार करेंगे. पर हम इतना टाइम देते नहीं है, हम लोग एक्सट्रीम हो जाते हैं. लेट द स्टेटस क्वो कंटिन्यू, रॉन्ग. हेंसफोर्थ हायर ओनली मेल एम्प्लॉयज, रॉन्ग. ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है. सोल्यूशन कहां दे रहा है ये तो कंबल ओढ़ ले रहा है कि भैया सिर्फ अब हम मेल एम्प्लॉयज को हायर करेंगे. ये तो नहीं, ऐसा नहीं होता. चलिए बी देखिए, रिड्यूस द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज एज इट इज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट. शी शुड नॉट लेट एनीथिंग अफेक्ट हर बिजनेस. फिर से एक्सट्रीम ही है ये. शी शुड नॉट लेट एनीथिंग अफेक्ट हर बिजनेस. फिर से एक्सट्रीम है ये कि उसके बिजनेस को कुछ भी हैम्पर ना हो. फिर से एक्सट्रीम है ये. ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, थोड़ा माइल्ड लगता है, सिचुएशन के बीचों बीच में लगता है. देखिए कौन कौन फीमेल एम्प्लॉय को कैसा असाइनमेंट दिया जाता है और उनको लेस ओवर टाइम इन्वॉल्व करें, यानी उनसे वही काम करवाएं जिसमें वो एक्सपर्ट है. ठीक है, मेल एम्प्लॉयज जो आगे बढ़ करके जाना चाहते हैं उनको जाने दो, ओवरसी वाला काम करने दो. जो नहीं जाना चाह रही है उसको कुछ ऐसा असाइनमेंट दो जिसमें कम ट्रैवल हो. ये सबसे सही आंसर है. You as a recruitment manager are interviewing Mayank, a hard working young man. इसको याद रखना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा. हार्ड वर्किंग यंग मैन. उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है. यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लो. ठीक है, ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है.
ही हैज स्टडीड इन वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है अपना लोकल लैंग्वेज। जैसे मान लो अगर बिहार का बच्चा है तो हिंदी मीडियम, उड़ीसा का बच्चा है तो उड़िया मीडियम, बंगाल का बच्चा है तो बंगाली मीडियम के स्कूल से पढ़ा है, तो उसकी इंग्लिश जो है इतनी फ्लुएंट नहीं है। और अगर वो बोलेगा भी तो उसके अंदर मदर टंग इन्फ्लुएंस MTI आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन तुम चूज करोगे अगर आपकी कंपनी में वैकेंसीज हैं तो बच्चों मैं तुमसे बस इतना कहता हूं, बताओ इसमें से एक्सट्रीम स्टेट कौन सा है। एक्सट्रीम दो ठो ढूंढो, जो सबसे गलत आंसर वो ढूंढो, दो ठो। हंशिका, प्रतीक्षा, आदर्श, अनीस, दो दो सर ढूंढो। डी वाला, ए वाला, डी डी। सर ए डी, और ई ए और ई सबसे वो। एक्सट्रीम, सबसे एक्सट्रीम ढूंढते हैं। यस। चलिए पढ़ता हूं मैं। ए में लिखा है आई वुड हायर हिम एट ऑल कॉस्ट। क्यों भाई, आपका अपना भतीजा है, क्यों? पूछो से जरा, पूछो जरा, पूछो क्यों। ये तो गलत हो गया, एक्सट्रीम ऑप्शन है। एट ऑल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आई वुड नॉट हायर हिम एज ही माइट बी अ बर्डन। बर्डन, बर्डन बहुत बड़ा वर्ड है। अच्छा क्वेश्चन में बच्चों एक एक चीज तुमने ध्यान दिया, तुमने एक चीज जल्दी से बताओ मुझे, क्या एक चीज तुमने ध्यान दिया? क्वेश्चन में यह बात नहीं हो रहा है कि कंपनी के अंदर इंग्लिश बोलने की जरूरत कहां महसूस हो रही है। ढूंढो पैसेज में, फटाफट ढूंढो। प्रतीक्षा, हंशिका, आदर्श, अनीश, जो भी बच्चे हैं, कहां पे लिखा हुआ है कि चूंकि मयंक की इंग्लिश कमजोर है और उसको फ्रंट डेस्क संभालना है, उसको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली है, वो एयर होस्ट है, उसको प्रॉब्लम आएगी। कहां पे लिखा है, जल्दी पढ़िए। कहां लिखा है कंपनी के अंदर कि उसके इंग्लिश का क्या इस्तेमाल है? कहीं भी नहीं सर। तो नहीं है सर। यही बात मैं समझा रहा हूं, यही बात जैट में बड़े पैसेज के अंदर देखना, तो सर दिमाग को लेकिन खुला रख। एमएनसी, सॉरी एमएनसी वाला नहीं, मतलब कोई भी कंपनी ना में ना 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 इंग्लिश ना, की अजम्पशन, जरूरत होती अजम्पशन, है ना। नहीं नहीं नहीं, अजम्पशन, एकदम अजम्पशन है तेरा, एकदम तेरा अजम्पशन है। क्यों क्यों ऐसा अज्यूम करेगी? उल्टा होता है, उल्टा होता है। कोई भी कंपनी में जाके काम करोगे, कल मैं गया फिजिक्स की क्लास लेने के लिए CHSC बोर्ड के बच्चों का, तो टीचर्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप उड़िया बोल पाओगे? मैंने कहा नहीं। समझते हो? मैंने कहा हाँ। मुझसे तो ये सवाल नहीं हुआ कि आप इंग्लिश बोल पाओगे कि नहीं। तो तुम कहोगे कि सर ये एक सर्टेन केस में है, तो मैं कहूंगा तुम्हारा वाला जो सोच है वो भी एक सर्टेन केस में। आप ये चीज, बहुत सारे MNCs होते हैं जो लोकल कंपनी में आते हैं, फिर उनको बहुत सारे जॉब ऐसे हैं, मार्केटिंग वाले जॉब, जहां आपको लोकल लोगों से मिलना होता है, वहां पे आपको। और हम क्यों अज्यूम करें इधर वे? हम ये क्यों अज्यूम करें कि लोकल लैंग्वेज की जरूरत है, और हम ये क्यों अज्यूम करें कि इंग्लिश की जरूरत है? मान लो एक कंपनी फ्रांस में है, मान लो एक कंपनी जापान में है, तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश को हम लोगों ने हवा बना रखा है, यहां पे तो नहीं लिखा, मैं अज्यूम नहीं कर रहा। देखो ऑप्शन सी थोड़ा ठीक लगता है। आई वुड हायर हिम फॉर प्रोडक्शन और फाइनेंस बट नॉट फॉर मार्केटिंग जॉब विच रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा लगता है, पढ़ने में ठीक लग रहा है बी और सी। और डी नहीं लग रहा है क्योंकि यहां लिखा है कंपनी में वैकेंसी है। डी नहीं लगता, तो A D A पहले गया। हमें दो चीजों में डिसाइड करना है, बी और ई में क्या आंसर होगा। आई वुड हायर हिम फॉर द जॉब ही इज गुड एट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग इन अदर एरियाज। बी और सी में जवाब दीजिए, और क्यों? मेरे हिसाब से आई विल गो विद बी नॉट विद सी, क्योंकि पैसेज में कहीं पे भी क्लियर नहीं किया है कंपनी काम क्या करती है, कहीं पे भी क्लियर नहीं किया है वैकेंसी किस चीज में है। पैसेज बात नहीं कर रहा है कि वैकेंसी प्रोडक्शन में है कि फाइनेंस में है। आपको अभी मैंने पढ़ाया था जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। यही बात ऑप्शन बी में भी बोल रहा है, लेकिन दबे लफ्जों में कह रहा है। वही बात तो बी में बोल रहा है कि जिस काम में वो अच्छा है उसको रख लूंगा, बाकी में उसको ट्रेनिंग दूंगा। सी में कह रहा है जिस काम में अच्छा है वो काम दूंगा और मार्केटिंग नहीं दूंगा। हाउ डू यू नो दैट मार्केटिंग रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल, एंड हाउ डू यू नो दैट द कम्युनिकेशन स्किल इज ओनली स्पीकिंग इंग्लिश? हु टोल्ड यू सो? जब कम्युनिकेशन स्किल क्लास में जाओगे, सबसे पहला मिथ यही क्लियर करेंगे वो लोग, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश नहीं है। अभी जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अगर हमारे बीच में कनेक्शन बन जाए तो ये कम्युनिकेशन होगा। आप कहेंगे तबरेज सर कम्युनिकेट्स वेल, अच्छे से बात करते हैं, जी सर। समझाते हैं वो।
आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हो कि मार्केटिंग का मतलब कम्युनिकेशन स्किल है? आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश है? नहीं, आई विल नॉट गो विथ ऑप्शन सी, आई विल गो विथ ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द सिटी ऑफ नगर हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन, 1 करोड़। 20 lakhs among them whom are rich, 3 million poor and 5 million belong to middle class. अच्छा, आप लोग तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा बच्चों। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात चल रही है, सौंदर्य कॉस्मेटिक्स। प्रोडक्ट्स आर वेरी पॉपुलर विद द कस्टमर्स। फिर गड़बड़ क्या हुआ? मेनी पीपल फ्रॉम द मिडिल एंड many people from the middle and poor segment of the population aspire to buy these products but could not afford because of the high prices. अच्छा, of late sales growth has been stagnating in the rich segment. अच्छा, समझ में आया मुझे। मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। 1 करोड़ की आबादी है, 20 लाख लोग रिच है, 30 लाख लोग गरीब है, 50 लाख मिडिल क्लास में है। सौंदर्य कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, रिच सेगमेंट को बेचती है, महंगा वाला ब्रांड है ये, अच्छा भी है, पॉपुलर भी है, गरीबों को भी वो चाहिए होगा। रिच सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ स्टैग्नेट किया है। स्टैग्नेट का मतलब आपको पता है ना, ठहर गया है। ठीक है, स्टैग्नेट का मतलब ये नहीं है कि सेल्स में वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसा है कि ग्राफ ऊपर गया है फिर रुक गया है, ये है स्टैग्नेशन। सेल्स का ग्राफ ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में तो ऊपर गया ही होगा डेफिनेटली, उसके बाद वो रुक गया है। ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उनका सेल्स खराब हो गया है, कहीं पे नहीं लिखा है कि उनको बहुत अर्जेंट है अपने सेल्स को बढ़ाने की। ठीक है, अभी तक तो नहीं लिखा है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सौंदर्य कॉस्मेटिक्स टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट? ध्यान रखना कीवर्ड, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, दूर का सोचना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, ध्यान रखना कीवर्ड। 2 ऑप्शन जो सबसे खराब है, ई 2 वाला तो ऑप्शन। सबसे पहले हटाएंगे सर। हाँ, क्योंकि फॉरगेट अबाउट रिच एक्सट्रीम पे चला गया। ठीक है, खत्म, वेरी गुड। मुझे ये वाला और डी ए वाला भी भी वैसा ही कुछ नहीं, लगता है खराब ऑप्शन, 2 खराब ऑप्शन पे दीजिए। सर। ए सर। पहले तो बोला सेम कि प्रोडक्ट्स टू लोअर मैक्सिमाइज एंड मिडिल क्लास, टू मिडिल लॉन्ग एंड टर्म पुअर। प्रॉफिट, हाँ मतलब तो दूर की सोचने के लिए बोला है, लेकिन फिर डी में बोल रहा है कि टुडेज मिडिल क्लास वुड बी टुमारोज रिच क्लास। अजम्पशन है उसमें। हाँ, ये वाला ऑप्शन एजम्पशन है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए, तो वो कैसे भूल सकता है मिडिल क्लास को ये अज्यूम करके नहीं, कि मैं उससे भूलने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक बात लिखा है, कंटिन्यू टू टारगेट रिच ओनली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक काम तू देख रही है कि तूने अपने जिम्मे में कोई काम नहीं लिया, अकाउंटेबिलिटी लैक कर रही है इसमें। बहुत आसानी से समझ। हंसिका बोल रही थी कि प्रतीक्षा? मैं सर हंसिका हंसिका। बोल रही हंसिका। तो हंसिका एक बात समझ, ऑप्शन डी में तू क्या कर रही है? Which of the following is the best option for सौंदर्य कॉस्मेटिक्स टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट? ऑप्शन डी बोलता है वेट, वेट। एक टाइम पे कैट का क्वेश्चन आसान हो जाएगा, एक हाँ टाइम पे हाँ हाँ जेड क्वेश्चन आसान हो एग्जैक्टली जाएगा। हाँ। तू क्या कर रही है? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई इज दिस क्वेश्चन हियर? व्हाट आर वी डिस्कसिंग? इफ आई हैव टू एट ऑल वेट, सो कंटिन्यू। समझ में आई बात क्या मैं बोल रहा हूं? लैक हाँ ऑफ सर। अकाउंटेबिलिटी। यस। तुमने कुछ नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया तुमने, लेकिन तुमने कुछ किया भी नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मल यस लाइफ सर। में हम लोग कहते हैं कि भाई हाँ, तो मेरे हिसाब से माइल्ड रखो इसको। मैं इग्नोर अभी भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ा है। मैं पहला ऑप्शन पढ़ रहा था, सेल द सेम प्रोडक्ट, ये गड़बड़ है। इसकी गड़बड़ी थोड़ी बता दो बच्चों। तुम लोग के डिस्कशन देखो, इस टॉपिक को तुम डिस्कस कर रही हो, विच आई लाइक, है ना? बताओ पहला वाला ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है? सेल दी सेम प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस टू मिडिल एंड पुअर। बहुत हंसी वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें मुझे हंसी आ रही है, फिर जरा सोचो। रिच वाले भी तो वही शॉप से खरीदने लगेंगे ना।
और तो हम कैसे पहचानेंगे कौन बंदा ले रहा है? हाँ मतलब हाँ सेम हाँ कोका कोला वही। बोल रहा है कि बेचो 2 रुपए में, कैसे पता चलेगा मिडिल क्लास कहाँ है, पुअर क्लास कहाँ है? तो फिर अमीर बोलेगा भैया आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। तो अजीब सा ऑप्शन है, अजीब सा ऑप्शन है। आप तो अनफेयर है, करेक्ट है ना? ये हंसी वाला ऑप्शन था, ए गया, ई गया। सी में भी दिक्कत मुझे लगती है, क्योंकि सेल इट्स प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स टू मिडिल एंड पुअर, कहीं पे भी नहीं कह रहा। देखो दिमाग में एक ही सवाल मेरा आता है, हर एक कंपनी ना 2-2 प्रोडक्ट लेकर के आती है, हर एक कंपनी, ठीक है? जो भी चालाक कंपनी होती है ना, वो 2 चीजें लेकर के आएंगी, वो दोनों एक ही कंपनी करेगा। एक तरफ वो डव बना के बेचेगी और दूसरी तरफ वो लाइफ बॉय बना के बेचेगी। हर कंपनी, तुम जब एमबीए करोगी ना, तुम यही सीखोगी, जी हर एक कंपनी यही करती है, मार्केट को टारगेट करती है। डव वाला अपने आप को डव वाला समझ रहा है कि हम डव वाले हैं, पेयर्स वाला अपने आप को पेयर्स वाला समझ रहा है, उसको पता नहीं कंपनी वही है। कंपनी वही से क्या होगा? डिफरेंट ब्रांड है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्राइसिंग है, नोबडी माइंड्स इट। लाइब्रेरी खरीदने वाले भी करोड़ों लोग हैं, और डव खरीदने वाले भी करोड़ों लोग हैं, पार्ले जी खरीदने वाले भी करोड़ों लोग हैं, और इसको नहीं खरीदने वाले, इसको खरीद के कुत्तों को खिलाने वाले भी करोड़ों लोग हैं। ठीक है, यही पार्ले जी हाँ को, सर। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बट इट हैपेंस, हमने देखे। नहीं, जो चीज जी कुत्ता मैंने भी देखा हम है ना खाएं सर। ऐसा, हाँ वही बात है। तो जो डॉग खाएगा वो हम नहीं खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे, ठीक है? क्यों नहीं खा सकते? चिकन खाता है डॉग, तो हम लोग नहीं खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बी लगता है, सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्लियर कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि क्वालिटी बदल दीजिए, ब्रांड बदल दीजिए, और मिडिल क्लास को बेचिए। मिडिल क्लास हाँ देखेगा प्राइस पीछे लो में आपका होगा आपका तो लोगो लगा हुआ क्वालिटी में भी देखेगा। थोड़ा मतलब नीचे जी आएगा। जी 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 जी। एक जमाने में, मैं यहाँ पे बताता चलूं, एक जमाने में ऐसा हुआ था कि जब हर चीज ना, किसी एक कंपनी फेयर एंड लवली ने 5 रुपए का पाउच निकाला था, आज से 12 या 15 साल पहले की कहानी है। उसका हर एक कंपनी 5-5 रुपए का पाउच तो दुकानों में लटक गया हर जगह। विको टर्मरिक हो या सबसे महंगी ब्रांड निविया, सबका 5-5 रुपए का आने लग गया, अलग अलग चीजें, क्योंकि उनको लगा कि 5 रुपया जो है, तुम लोग अगर ये क्वेश्चन पढ़ चुकी है डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी वाला तो डिस्कस करूंगा, अदरवाइज को रहने दूंगा। अगर 2 मिनट में कर लें तो हो जाएगा काम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेटाबेस कंपनी को पता लगा कि उसके प्रोडक्ट में एक बग आ गया है, मैंने किसी को सॉफ्टवेयर बेच दिया, अब पता लगा उसमें बग आ गया है, ठीक है? कंपनी रियलाइज दैट बग्स कुड कॉस्ट इस कस्टमर सिग्निफिकेंटली। आपने कोई ऐप डाउनलोड किया क्वांटिका का, या आपने कोई जो है लैपटॉप खरीदा, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स का, और आपने देखा कि उसमें गड़बड़ी है। कंपनी को ऐसा बहुत कहानियां, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते शायद, ऐसी बहुत कहानियां हैं। कार की कंपनीज ने वापस मंगाया कार्स को, और उसमें जो है एयर बैग्स खराब लगे हुए, उसको चेंज किया, और कंपनी की तरफ जो है लोगों का भरोसा बढ़ गया। वाओ, क्या कंपनी है! और आप ध्यान दो, कंपनी छोड़ो, आप क्वेश्चन किसका अटेंड कर रहे हो? जैड का। कौन कॉलेज को करवाता है एक्सेल राई, कहां पे है? जमशेदपुर में। किसने स्टैब्लिश किया? टाटा लोगों ने। अब सोचो क्या करोगे, बैटमैन बन के सोचो। फर्क नहीं पड़ता हमें कि कितना लॉस हो रहा है, हम सब मतलब हम सबको बुलाएंगे और सब कुछ ठीक करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन और आंसर आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कीजिए। यहां पे आंसर में लिखा है, व्हाट वुड बी द मोस्ट एथिकल ऑप्शन फॉर द कंपनी। व्हाट वुड बी द मोस्ट एथिकल ऑप्शन, एथिकल 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 इज द की वर्ड, इज द की वर्ड। खत्म कहानी। प्रॉफिटेबल नहीं बोल रहा है बच्चों, तो हमारा टेंशन ही खत्म हो गया। फिर से देखो ऑप्शन सी, हंशिका तुम्हारा ऑप्शन। नहीं sir, पहले तो ये बी वाला कट जाएगा, क्योंकि डू नॉट टेल कस्टमर अबाउट बग्स एंड रिमूव ओनली व्हेन कस्टमर फेस प्रॉब्लम। ये ऐसा तो गया कैसे हो सकता है? एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम। और ये वाला लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंबल कॉमा रजाई ठंड का दिन, ठीक है? हाँ, ऑप्शन डी का क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन डी में क्या प्रॉब्लम है? मेरे को पता दिख रहा है साफ साफ क्या प्रॉब्लम है। कीप साइलेंट। क्या प्रॉब्लम बता, फट से बता बच्चों, लेट नहीं करना है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? साइलेंस रहने तो वो बग्स ठीक नहीं होने वाले। बाकी उसके बाद का अगर वो फ्री सर मतलब बग बता। फ्री कर अकाउंटेबिलिटी भी फॉर द दोगे। कस्टमर्स।
तो पहले का क्या वो होगा? कस्टमर का क्या जिन्होंने खरीद लिया आपका प्रोडक्ट। हाँ हाँ तो यहां पर आप एक चीज देखो, अभी कहानी में नया कस्टमर के बारे में बात कहां से ला रहे हो तुम? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मान लो ये प्रॉब्लम कंपनी के मालिक के पास गई कि सर हम क्या करें, तो वो बोलेगा कीप साइलेंट। तो आप फिर से समझो, जो चीज स्टेक पे है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। ऑप्शन सी भी चुपचाप से है, ऑप्शन डी भी चुपचाप से है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इंट्रोड्यूस करेंगे, इंप्रूव प्रोडक्ट, बग फ्री होगा जल्द से जल्द, तो कस्टमर को दोबारा खरीदना पड़ेगा। और आपने उनको एड्रेस नहीं किया जो कस्टमर को अभी लॉस हुआ, जो पैसा देकर आपका प्रोडक्ट खरीदे हैं, आपके प्रोडक्ट के अंदर बग है, उसका आपने क्या किया? तो ये क्वेश्चन तो उनके लिए है जिस कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया है। This question is not talking about the customer, the future customer who are going to buy your product. तो आपके स्टेक में क्या है? आपने स्टेक पे क्या रखा है? आपने जो स्टेक सी और डी तो बात ही नहीं कर रहा है। ई में दिक्कत यह है कि आप प्रोडक्ट को वापस ले रहे हो, फिर क्या आप पैसा दे रहे हो उसको वापस? ये नहीं लिखा है। आप पैसा दे रहे हो, बदले में आप इंप्रूव दे रहे हो, वो भी नहीं लिखा है। तो आप प्रोडक्ट को वापस ले लोगे तो बंदा तो पैसा मांगेगा ना। अपोलोजाइज करने से क्या होता है? माफी तो लोग रोज मांगते हैं। ए बी लास्ट के जो 3 ऑप्शन है वो बहुत ही बकवास है बच्चों, बात ही नहीं करना। ठीक है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगती है तो बात कीजिए मेरे से। शुरू के 2 ऑप्शन, बी तो पहले कैंसिल किया था ना हम लोगों ने। सर, अगर ए वाला भी कर देंगे ए ना में दिक्कत तो बताओ यहाँ पे मुझे, खत्म हो गया इवन क्लास हमारा। इफ इट हैज टू इनक्योर लॉसेस, वहां पे भी लिखा है कि बाय मोर देन अ मिलियन कस्टमर, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लॉस होने वाले हैं। जी बिल्कुल सही। तो ये एक परफेक्ट सेट है फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि जब तक तुम जैट में हो, जब अपनी कंपनी खोलना, किसी कंपनी में जाना, कंपनी का मालिक अडानी अंबानी होगा, वो समझाएगा कि भैया कीप साइलेंट, तो कीप साइलेंट रहना। अभी जब आप जैट दे रहे हो, खुल के बात सुन लो, तो यू हैव टू बिहेव लाइक बैटमैन इफ यू डू नॉट नो जमशेदजी टाटा। सिंपल सी बात है, बैटमैन क्या करेगा, एक एथिकल इंसान क्या करेगा, तुम्हारे पापा क्या करेंगे, पुराने जमाने के लोग क्या करेंगे, गांधी जी क्या करेंगे? वो बोलेंगे भैया अपोलोजाइज भी करो, बग को फिक्स भी करो, लॉस की तो बात ही मत करो, लॉस तो कस्टमर का हो रहा है, उसके बारे में सोचो। ये एथिक्स है, ये एथिक्स है, कस्टमर का लॉस के बारे में सोचो। ठीक है, जो हमें बचपन में कहानियां सुनाई गई थी, है ना, जो हम लोग आज के डेट में मानते नहीं है, लेकिन यही वो चीज थी। तो आपको वो जानबूझ के मैंने कहा था कि पूरा वो फैक्ट्री वाली कहानी सुन रही थी आज के वीडियो में, कि वो पूरा गांव वालों को पढ़ा भी रहा है, उनके बच्चों के लिए स्कूल भी खोल दिया है, उनको जरूरत से ज्यादा वेज भी दे रहा है, लेकिन सिर्फ मछलियां रही थी पानी में, तब भी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तब भी अगर ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में आएगा तो बोलेगा भैया बंद करो, कंपनी बंद करो पहले, जबकि वो एक्सट्रीम केस है। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप एग्जाम कौन सा दे रहे हो, जैट, बस इतना याद रखना हर बार। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप यूट्यूब पे लिख करके बताएं, और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो प्लीज बताएं, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है जानने के लिए कि आप असल में चाहते क्या हैं। क्या हम करें, डांस करें, मुजरा करें, जिसके बाद आप जैट के क्लासेस को सीरियसली लेंगे? क्या आपको रोकता है कैट के बाद जैट के लिए पढ़ने के लिए? ठीक है, तो आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं, लेकिन 9 तारीख को जो एग्जाम है, 8 तारीख को जो एग्जाम है, उसको सीरियसली लेना है। वी आर लेफ्ट विद 1 मंथ, और मेरा भरोसा है, तुम्हें खुद पे भरोसा होना हो, मेरा भरोसा है कि अगर आप सही से पढ़ाई करेंगे तो यू वुड डेफिनेटली परफॉर्म इन जैट। और डिसीजन मेकिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो मेरा भरोसा है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इसको